नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। बातें ले भी। क्या पढ़ रहे हैं हम? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है मेरे बच्चों? प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो मेरे बच्चों बातें नहीं भी ध्यान से सुने, मैं पीछे वाला जो है अभी तक किया वो सारा 2 मिनट में रिवीजन दे देती हूँ। इसको हमने जैसे मेरे बच्चों अगर तुम्हें मैं हर रोज बताती हूँ हिस्ट्री को अगर पूछे, हिस्ट्री के जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है और इसने एक पुस्तक दी थी हिस्टोरिका नाम की। तो उसमें उन्होंने जो है प्राचीन इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया है। इन्होंने 3 भागों में जो डिवाइड किया वो हमने सारा पढ़ लिया। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया वो मैं बता देती हूँ तुम्हें। 3 भाग जो है मेरे बच्चों, प्रयाग ऐतिहासिक काल, हाँ जी, प्रयाग है ऐतिहासिक काल, और आदि ऐतिहासिक काल। बातें नहीं भी, आवाज आ रही है मेरे तक? उसके बाद जो है मेरे बच्चों ऐतिहासिक काल में। अब सुनो ध्यान से, चलो अब मैं तुम्हें सारा बोल के अब लिखेंगे नहीं क्योंकि इसकी जो है क्लास दे चुके हैं। प्रयाग ऐतिहासिक काल मेरे बच्चों जिसका हमें कोई लिखित में सबूत है नहीं मिले, और लिखित में नहीं मिले तो पढ़ते कहां से? तो इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चों पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाषाण काल भी बोलते हैं। पाषाण काल क्या होता है मेरे बच्चों? पत्थरों से अनुमान लगाया हमने, जो आदि मानव थे उनके जो बड़े बड़े पत्थर मिले तो उनसे अनुमान लगाया भी पत्थरों से व्यापार करते थे या पत्थरों के हथियार बनाते थे, तो उससे तो हमने आइडिया लगाया उसके समथिंग। इस प्रयाग ऐतिहासिक काल को जो हमें उसका क्या नहीं है, टाइम पीरियड भी पता नहीं है भी किस टाइम ये शुरू हुआ था और किस टाइम तक है चला है, अनुमान लगाया। यहाँ कुछ हड्डियां मिली और सी कार्बन से जो है, एक ही याद रखना मेरे बच्चों एग्जाम में बहुत बार पूछता है, C14 से हम क्या लगाते हैं? आइडिया लगाते हैं भी ये हड्डी कितनी पुरानी रही होगी, तो उससे आइडिया लगाया भी ये समथिंग जो है 2500 वर्ष तक है, 2500 BC तक चला था प्रयाग है ऐतिहासिक काल, जिसमें आदि मानव थे भी ना पहनने के लिए कपड़े थे, ना खाने के लिए जो है भोजन था, तो उन्होंने धीरे धीरे प्रोग्रेस किया अपना। तो उसमें हमने पूर्व पाषाण पढ़ा, मध्य पाषाण पढ़ा और नव पाषाण पढ़ा। तो उसमें पूछता है भी आग की खोज कब होगी थी, तो पूर्व पाषाण काल में होगी थी। और उसके बाद अगर वो पूछे भी स्वास्तिक जो है एक जो चिन्ह होता है हम जिसको सांख्या बोलते हैं मेरे बच्चों, इसको हम इसकी खोज जो है कब होगी थी? मध्य पाषाण काल में होगी थी। ये बातें हमने कर ली है। उसके बाद जो है हमने बच्चों नव पाषाण काल की बात करें तो उसमें तुमसे क्वेश्चन पूछता है भी पहिए के आविष्कार है कब हुआ था? पहिए का आविष्कार है नव पाषाण काल में हुआ था या प्रयाग ऐतिहासिक काल में हुआ था। क्लियर मेरे बच्चों? और इसमें से मेन बातें की थी उन्होंने, पहला अपना पालतू पशु किसको बनाया? कुत्ते को बनाया। और जो इन्होंने पहली खेती किसकी की? जौ की। और उसके जो साक्ष्य मिले थे वो कहां से मिले थे? मेहरगढ़ से मिले थे, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद मेरे बच्चों आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा। आदि ऐतिहासिक काल इसका टाइम पीरियड भी बहुत बार पूछा जाता है मेरे बच्चों, जिसका 2500 BC से 1750 BC तक है मेरे बच्चों। इसका फैक्ट मैंने तुम्हें बता दिया था भी, एनसीईआरटी कहती है इसका 2350 BC से और 1750 BC तक है। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में कोई भी बुक्स तुम नॉर्मल बुक्स पढ़ोगे तो उसमें जो है 2500 से 1750 मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज ये 2350 से 1750। तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना है, समथिंग इनके बीच में आ जाता है ये 2500 और 1750 के बीच में। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों, ये कैसा समय था जिसमें हमें क्या आदि ऐतिहासिक काल क्या है, जिसमें हमें लिखित में तो चीजें मिली थी,
लिखा हुआ तो मिला था परंतु हमें पढ़ नहीं पाए, जो है चीजें हमें लिखित में तो मिली थी परंतु उसको हम क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। आदि ऐतिहासिक काल जिसमें हम क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चों, सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा मेरे बच्चों, सिंधु सभ्यता पढ़ा। सिंधु सभ्यता मेरे बच्चों जो है जिसका टाइम पीरियड यही है, आदि ऐतिहासिक का यही है और सिंधु सभ्यता का भी यही है। सिंधु सभ्यता जैसे मेरे बच्चों इसमें हमने मेन जाना, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी सिंधु सभ्यता को किस किस नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पनपी थी। हड़प्पा क्यों कहा जाता है, हड़प्पा पहला स्थान है खोजा गया था जो 1921 में किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने खोजा था और जो कहां पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है और कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। क्लियर मेरे बच्चों। उसके बाद जो अगर बात करें भी इसको नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो मेरे बच्चों नगरीय सभ्यता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। किस पे थी मेरे बच्चों, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति जो क्या होती है मेरे बच्चों, इसकी जो है सड़कें वो समकोण डिग्री पर काट रही थी और जो है इनकी जो पानी की व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए इसको ग्रिड पद्धति बोलते हैं। जैसे आधुनिक की बात करें तो हमारा चंडीगढ़ शहर बसा है उस तरीके से ये बसी हुई थी, इसलिए इसे क्या कहा गया, नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता बोला जाता है। क्लियर मेरे बच्चों। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चों कांस्य सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ कांस्य के उपकरण मिले थे और जो है कांस्य की एक जो नृत्यकी मिली थी जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। और यहाँ जो समाज था वो कैसा समाज था, मातृसत्तात्मक समाज था, माता की चलती थी। क्लियर मेरे बच्चों। और यहाँ के लोग कृषि करना सीख गए थे, परंतु तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया, मैंने तुम्हें बता दिया था भी यहाँ ये पूछता है भी जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे किस धातु के जानकार नहीं थे, तो वो लोहा धातु के जानकार नहीं थे। क्लियर मेरे बच्चों। ये तो जो हमने 2-3 वीडियो इसकी आ चुकी है, मैंने भर भर के दिया, बहुत सारी बातें की है, आज तो मैंने मेन तुम्हें बताई है। उसके बाद आता है मेरे बच्चों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इसका जो टाइम पीरियड, इसमें जो हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों जो है क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक, पहले तो ऐतिहासिक की बात करें तो ऐतिहासिक के हमें लिखित में भी मिले और उसको हमें पढ़ भी पाए। कैसा समय है जिसके हमें लिखित में सबूत मिले हैं और उसको पढ़ भी पाए। और जहां अगर आज प्रयाग ऐतिहासिक की बात करें तो वहां लास्ट में हमें चित्रकारी मिली थी, जो मध्य पाषाण के में मिले थे, शल्य चित्र मिले थे। और यहाँ की जो भाषा थी वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और यहाँ जो भाषा है उसमें हम वेदों की बात करेंगे तो हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। कल जो है इसके बारे में मैंने बातें तुम्हें बता दी थी, वो आज मैं रिपीट कर देती हूँ। वैदिक काल, वैदिक काल का टाइम पीरियड जो है मेरे बच्चों बहुत बार पूछा जाता है। इसका टाइम पीरियड जो रहा 1500 से 600 BC। एग्जाम में ध्यान रखना मेरे बच्चों, तुम कंफ्यूज मत होना। इसका टाइम पीरियड जो क्या था वो 1500 से 600 BC तक एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। और इसी जो है वैदिक काल की बात करें मेरे बच्चों, वैदिक काल लिख लेती हूं मैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड क्या है मेरे बच्चों, 1500 से 600 BC तक। ये जो है कल हमने इसके बारे में जो जाना वो मैं आपका 5 मिनट बता देती हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा इसका। एक तो मेरे बच्चों पढ़ा था भी इस वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। इस वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, जिसमें हमने पूर्व वैदिक काल, हाँ जी पूर्व वैदिक काल, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी पूर्व वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, जो है इनको 2 भागों में बांटा गया है। और इनका टाइम पीरियड पूछता है मेरे बच्चों, पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड पूछे तो 1500 से 1000 BC तक है, 1500 से 1000 BC तक है। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड पूछे 1000 से 600 BC तक है। क्लियर मेरे बच्चों। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, कोई बात नहीं। चलो
उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चों भी पूर्व वैदिक काल जो है इसको क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। और ऋग वैदिक काल में बच्चों इसमें जो है अगर मैं तुमसे बात करूं भी हमने बहुत बार हमने पढ़ा है हमारे देश में जो वेदों की संख्या है वो कितनी है मेरे बच्चों, वेद कितने हैं, 4 है मेरे बच्चों। वेद जो कितने हैं, 4 है, जिसमें हम जो है पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में किस वेद का जिक्र करेंगे, ऋग वेद का जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे, ऋग वेद का जिक्र करेंगे। क्लियर है। बाकी के जो 3 पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, उनका जिक्र करेंगे हम किसमें, उत्तर वैदिक काल में। क्लियर है। परंतु इससे पहले हम ये लगाएं भी ये वैदिक काल जो था किसका था, आर्यों का था। किनका था मेरे बच्चों, आर्यों का था। तो तुमसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भी आर्य जो है मेरे बच्चों, कल मैंने लिखा दिया था, कल वाली वीडियो पूरी देख ले, और है जो इतना मैं अब बता देती हूँ, मैंने जो बातें कल की थी। आर्य जो थे मेरे बच्चों कहाँ से आए थे, आर्य कैसे थे, चरावाहक थे, पशु चराने वाले चरावाहक थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशु चराते हुए घूमते फिरते थे। तो उन्होंने जब हमारे भारत जैसे अगर बात करें मेरे बच्चों, अगर है कल मैंने जो बताया था तुम्हें, मैं देख लेती हूँ जो है अगर मानचित्र आता है, 1 मिनट मेरे बच्चों। अरे क्या हो गया, आया नहीं इमेज जो है, कहाँ गया इसका, चलो आ गया। चलो ध्यान से सुनो। चलो जो आर्य थे मेरे बच्चों, ये जो है इधर क्या लगता है हमारा, पाकिस्तान लगता है, पेन भी बड़ा हो गया ना, पाकिस्तान, और इधर क्या लगता है, अफगानिस्तान, और इधर है पाक मेरे बच्चों। क्लियर है। तो ये जो है हमने क्या जो है, ये वैदिक जो लोग थे, जो इधर जो पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जो हमारी सिंधु नदी थी वो इधर ऐसे जाती है, सिंधु नदी में बच्चों। तो जो आर्य कहते हैं भी, आर्य लोग यहाँ से आए थे, कोई कहता है इधर तिब्बत से आए थे, कोई कहता है मध्य एशिया से आए थे आर्य, जो अलग अलग विचार रहे। जो ये कहता है भी बाल गंगाधर तिलक, कल जो मैंने एक कंसेप्ट तुम्हें बताया था भी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा भी आर्य लोग जो थे वो कहां से आए हैं, उत्तरी ध्रुवों से आए हैं। आर्य लोग कहां से आए हैं, उत्तरी ध्रुवों से आए हैं। और जो ये कल मैंने तुम्हें एक बात जो है गलत बता दी थी, वो ध्यान रखें, मैंने तुम्हें कल ये बता दिया था मेरे बच्चों भाई महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, कौन थे, गोपाल कृष्ण है गोखले थे। वो याद रखना मेरे बच्चों, कौन थे, गोपाल कृष्ण है, मैं लिख देती हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के क्या थे, पहले, कल एक बच्ची ने बोला परंतु मैंने गौर नहीं की, गोपाल कृष्ण गोखले थे वो कौन थे, महात्मा गांधी के पहले राजनीतिक गुरु थे। ये कंसेप्ट ठीक कर लेना। और ये बाल गंगाधर तिलक थे मेरे बच्चों, इसने ये वो हैं जिन्होंने कहा, इन्होंने एक नारा दिया था, बताओ, बाल गंगाधर, हाँ, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध है अधिकार है, ये जो नारा दिया था ये किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने, और इसी को मैं लेकर रहूंगा। ठीक है। अरे क्लियर है, बोलो नहीं भाई, बीच में बोलना नहीं है तुम्हें। तो मेरे बच्चों उसके बाद हमने एक कंसेप्ट पढ़ा भी जो है, ये इन्होंने कहां से कहा, बाल गंगाधर तिलक ने भी, आर्य कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। इन्होंने कहां से कहा भी जो आर्य लोग जो थे वो कहां से आए, उत्तरी ध्रुव से आए, उत्तरी ध्रुव से जो है आर्य लोग आए थे। उसके बाद अगर मेरे बच्चों जो है मैक्स मुलर जो है, मैक्स मुलर ने कहा भी आर्य लोग जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। इसमें एक जो नाम पढ़ा हमने, जो मैक्स मुलर मेरे बच्चों, मैक्स मुलर ने कहा आर्य लोग कहां से आए थे, आर्य लोग जो है कहां से आए थे मेरे बच्चों, मध्य एशिया से। और ये कंसेप्ट जो है मेरे बच्चों लगभग इतिहासकारों ने इस पे सहमति
जचाई थी भी ये सही है भी वो मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चों, किसने कहा भी जो है आर्य लोग तिब्बत से आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा भी आर्य लोग जो है कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। क्लियर है मेरे बच्चों? एक और पढ़ा था मेरे बच्चों, विलियम जोन्स ने कहा आर्य लोग कहां से आए थे? यूरोप से आए थे। विलियम जोन्स ने कहा आर्य लोग यूरोप से आए थे। ये 4 बातें थी, तुम्हें याद रखना, लगभग मध्य एशिया वाला बहुत बार पूछा गया है। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? ये बातें रिपीट हुई है, कल मैंने करवा दी थी तुम्हें। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चों, जो ये है हमने ये बात जो की थी भी आर्य लोगों ने बसना कहां शुरू कर दिया था, तो इधर जो है मेरे बच्चों इन्होंने, जैसे अगर बात करें क्या कलर नहीं, हाँ सिंधु नदी है, ये क्या कौन सी है? सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी के आसपास यहाँ उन्होंने लोगों ने बसना शुरू कर दिया। इधर जो है पाकिस्तान है, अफगान है, वहां उन्होंने अपना जो है झुग्गी झोंपड़ी बना ली और वो रहने लग गए थे। परंतु जैसे जैसे ये कल बात मैंने तुम्हें बता दी थी, और सिंधु नदी में जो कितनी नदियां मिलती है मेरे बच्चों? 7 नदियां मिलती है। कितनी मिलती है? 7 नदियां मिलती है, जिनके नाम हमने पढ़े थे भी सिंधु है, और उसके बाद झेलम है, चिनाब है। ये जैसे मैं सीक्वेंस में लिख रही हूं वैसे ही तुम्हें लिखना है भी जो है झेलम नदी है, चिनाब नदी है, उसके बाद कौन सी लिखी थी रे? रावी नदी है, और फिर कौन सी है? सतलुज है, और फिर ब्यास है मेरे बच्चों। कल मैंने तुम्हें एक बता दिया था, मेरे दिमाग से निकल गई थी, वो कौन सी थी? काबुल नदी थी। कौन सी नदी थी मेरे बच्चों? काबुल नदी थी। क्लियर है? 7 की 7 नदियां मैंने लिखा दी थी। इसको सपत है जो है सेंधो भी बोला जाता है। सपत है सेंधो का जो है ये समाज था, वैदिक काल जो है इन 7 नदियों के आसपास जो है लोग पनपे थे। परंतु धीरे धीरे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ जाएंगे, ये बातें तो कल मैंने तुम्हें बताई थी। आज जो है जो जैसे उत्तर वैदिक काल में जाएंगे, उत्तर वैदिक काल में जो है ये यहाँ से बस्ती फैलती हुई ये हमारे बिहार तक फैल गई थी, जिसको हम गंडक नदी पढ़ते हैं। एक है गंडक नदी है मेरे बच्चों, जिसको गोमल नदी बोलेंगे। आगे मैं तुम्हें प्राचीन और आधुनिक नाम लिखाऊंगी। गंडक नदी जो बोलते हैं वो यही बिहार में बहती है। गंडक नदी कहाँ बहती है? बिहार में बहती है। तो इसके आसपास ये जो है कौन सा समाज फैल गया था? वैदिक समाज फैल गया था। जो उत्तर वैदिक काल में जो है आर्य लोग कहाँ तक फैल गए थे? हमारे जो आज के वर्तमान में बिहार है वहां तक लोग आ गए थे, गंडक नदी के आसपास। ठीक है, तो इन नदियों के हम जो है प्राचीन नाम करेंगे, और इनके जो आधुनिक नाम तुम्हें मैंने लिखा दिए। इनके प्राचीन नाम बहुत थोट है मेरे बच्चों, बहुत तो इकट्ठा है, मैं तुम्हें ऐड करवा दूंगी। क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर? इसमें तुम्हें मैंने बात बताई थी, हाल ही में जो है हमारा और जो है भारत और किसका युद्ध हुआ? पाकिस्तान का हुआ। तो इसमें जो पानी का विवाद रहा था वो इन नदियों को लेकर रहा था, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, क्योंकि इनका 80% पानी पाकिस्तान लेता है और 20% पानी क्या लेता है? भारत लेता है। उसके बाद बाकी 3 जो बच गई, रावी, सतलुज और ब्यास जो है मेरे बच्चों, इसका 80% भारत लेता है और 20% पाकिस्तान के पास जाता है। ठीक है, इन पे जो विवाद का विषय रहा था। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद मैंने तुम्हें एक कंसेप्ट और बताया था मेरे बच्चों भी, अगर तुम्हें बात करें, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है भी भारत और जो है पाक के बीच में जो एक रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिप्स के नाम से जानते हैं मेरे बच्चों। जो रेड क्लिप जो है ये जो है, इसको रेड क्लिप जो है, इसको जो बाउंड्री बनती है हमारी, ये जो बाउंड्री लगती है, सुन लो तुम ध्यान से सुन लो मेरे बच्चों, रेड लिखना है तुम्हें, कहीं मिल जाएगा ये बातें, तो सुनने में ज्यादा इफेक्ट डालेगी। जो रेड क्लिप है मेरे बच्चों, अगर बात करें तो हमारा जैसे पंजाब है, तो ये कौन सा पंजाब है? उत्तरी पंजाब है। कौन सा पंजाब है? पूर्वी पंजाब है, उत्तरी नहीं, पूर्वी पंजाब है। और जो है उधर जो पाकिस्तान के पास है वो कौन सा पंजाब है? पश्चिमी पंजाब है। जैसे हम बांग्लादेश पढ़ते हैं मेरे बच्चों, तो कौन सा बांग्लादेश हमारे पास? कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। जब बांग्लादेश था एक पूरा देश था, और जिसके 2 पार्ट हो गए, जिसमें से एक साइड का जो हमने लिया बंगाल पढ़ते हैं। जैसे हम हिस्ट्री में आगे जब मॉडर्न पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी भी अंग्रेजों ने जो है कहाँ कहाँ जो राज किया था, वो आके बंगाल क्षेत्र में बसे थे।
सबसे ज्यादा उन्होंने राज किया वो बंगाल क्षेत्र में किया। फिर बंगाल क्षेत्र के 2 पार्ट कर दिए गए। तो हम पढ़ते हैं वेस्ट बंगाल, पढ़ते हैं ना, जहां ये सीएम जो ममता बनर्जी है, तो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है मेरे बच्चों, क्योंकि वो इसका पश्चिम में पड़ता है, तो इसको हम पश्चिमी बंगाल बोलते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो है वो कौन सा पूर्वी पंजाब है, और जो पंजाब पाकिस्तान के पास है वो कौन सा है, पश्चिमी पंजाब है। पंजाब दोनों ही जगह है। क्लियर? तो इसके बीच में जो रेड क्लिप जो है मेरे बच्चों रेखा है, और उसके बाद अगर बात करें डूरंड रेखा की बात आती है, जो किनके बीच में पड़ती है। अब वर्तमान में सुन लो, डूरंड रेखा का नाम आते ही क्योंकि तुमने कहीं पढ़ा हो, ध्यान दिया हो, तो डूरंड रेखा जो है मेरे बच्चों वो किनके पास में पड़ती है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, जब कौन, पाकिस्तान अलग से देश नहीं था। अब पाकिस्तान से अलग से देश बन गया, तो वो रेखा किन किन के बीच में पड़ती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा पड़ती है। ये ध्यान रखना, और ध्यान तुम्हें इसलिए रखना है, अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भी डूरंड रेखा कहाँ स्थित है, और ऑप्शन में दिया हो भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, या श्रीलंका और पाकिस्तान, तो वो तो निकल ही जाएंगे, इधर की बात है। तो तुम्हारे मन में आएगा मैडम हम तब किसको चुने, तो मेरे बच्चों पाकिस्तान अफगानिस्तान गलत नहीं होगा। और पाकिस्तान अफगानिस्तान ऑप्शन में ही नहीं दिया है, भारत अफगानिस्तान दे रखा है, तो भारत अफगानिस्तान पे ठीक है कर देना तुम, क्योंकि वो पहले किसके बीच में थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, तब पाकिस्तान अलग से देश नहीं बना था, क्योंकि पाकिस्तान किसका हिस्सा था, हमारा हिस्सा था। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर? अरे एक ये मेरे बच्चों ये कर लेना, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। कल मैंने जो है मेरे दिमाग में नहीं आया, मैंने तुम्हें कह दिया था बाल गंगाधर तिलक जो थे वो राजनीतिक गुरु थे, ये ठीक कर लेना। क्लियर? चलो अब लिखो मेरे बच्चों वैदिक काल। वैदिक काल लिख, वैदिक काल का जो जितना लिख लिया उसके बारे में मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी। वैदिक काल का टाइम पीरियड जो 1500 से 600 BC तक है, और इसको 2 भागों में पढ़ेंगे, जिसमें हम पूर्व और उत्तर पढ़ेंगे। पहले पूर्व वैदिक काल में जिक्र करेंगे और उसके बाद उत्तर वैदिक काल का जिक्र करेंगे। ये हमने जो है पहले पढ़ लिया है, इसके सन बताने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर बात करें मेरे बच्चों तो पहले ऋग्वेद लिख लो। कौन सा वेद आया था? ऋग्वेद आया था। लिखो, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो है वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद जो है किसमें आया? पूर्व वैदिक काल में आया, और उत्तर वैदिक काल में जो बाकी जो बच गए वो 3 वेद इसमें आए थे मेरे बच्चों। युजर वेद काल और साम वेद मेरे बच्चों, और उसके बाद है अर्थवेद। लिखो, इनके बारे में मैं तुम्हें लिखा देती हूँ। इसके हम आरण्य पढ़ेंगे, ब्राह्मण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे। वो एक जो है एक चार्ट सा है, वो लास्ट में तुम्हें इकट्ठा लिखा दूंगी, उसमें वो सारे आ जाएंगे। इसकी मेन बातें वो हम यहाँ लिख लेंगे। वो एक चार्ट से तुम्हें मैं सारी चीजें लिखा दूंगी, अलग अलग वो नहीं करेंगे, बस इनके कॉमन बातें वो यहाँ हम लिख लेंगे इनकी जो है। पहला मेरे बच्चों ऋग्वेद से शुरू करते हैं। पहले तो मेरे बच्चों वैदिक जो समाज था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक। पिता का राज हुआ करता था, पिता की चलते थे। तो इसमें पिता का राज था, तो मेरे बच्चों इसमें कहीं ना कहीं जो है लोग पशु भी पालते थे, कृषि भी करते थे। ये सिंधु सभ्यता से हम पढ़ के आए हैं। परंतु सिंधु सभ्यता कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक था। और वो कैसा जो है समाज था मेरे बच्चों? शहरी था। कैसा था? शहरी था। और ये कैसा है मेरे बच्चों? ग्रामीण है मेरे बच्चों। याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जो है वैदिक समाज कैसा समाज है? ग्रामीण समाज है। यहाँ लोग गांव में रहते थे, और वहां गांव में रहने और शहरों में तो ऐसे हम कह नहीं सकते, जज नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं रहे तो हमें पता नहीं है। परंतु उनकी व्यवस्था से हमने आइडिया लगाया भी अच्छी व्यवस्था थी तो वो नगरीय लोग थे, और जो जिनकी नॉर्मल व्यवस्था थी तो वो हम कहते हैं वो शहरी व्यवस्था थी। तो कैसे लोग थे? वो ग्रामीण बस्तियों में बसते थे और झूंपड़ी वगैरह इस बना के वो रहते थे, पशु वगैरह चराते थे। तो इसमें जो है नॉर्मल क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ ले भी इनका जो बात करें तो कैसा ये था? पितृसत्तात्मक था। ये भी बात लिख लेना, तुम कहीं बाद में ये कहो
वो मैडम ने लिखा है नहीं, तो पितर है स्तात्मक समास था। कैसा समास था? पितर स्तात्मक समास था, पिता की चलती थी। ये कॉमन सेंस क्या है मेरे बच्चों, तुम्हें याद रखने हैं, वन लीनियर में क्वेश्चन आते हैं। अब वन लीनियर जो है हम ऋग्वेद का ही पढ़ लेते हैं। वेद जो है पहले तो ये कहता है मेरे बच्चों, तुमसे ये क्वेश्चन आ जाएगा भी वेद कितने हैं? 4 है। और वेदों की जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है मेरे बच्चों। वेदों की भाषा जो है वो कौन सी है? संस्कृत है। तुमसे पूछ ले वेदों की जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। चारों वेदों की वेद किस भाषा में लिखे गए? तो कौन सी भाषा? संस्कृत। और संस्कृत भी मेरे बच्चों एक नॉर्मल भाषा होती है, एक थोड़ी सी हार्ड होती है। जो वेदों की भाषा नॉर्मल नहीं है, इनकी थोड़ी सी हार्ड भाषा है। तो इनसे हम जो है वेद से वेदांग पढ़ेंगे, उपवेद पढ़ेंगे, तो वो इनका क्या किया गया, इनको थोड़ा सा मतलब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ के आई हिस्ट्री मैंने कहीं बुक से पढ़ा हो या किसी टीचर से सुना हो, तो उस हिस्ट्री को मैंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज में तुम्हें कन्वर्ट करके दे रही हूँ। किस में दे रही हूँ? अपनी लैंग्वेज में दे रही हूँ। तो वैसे ही वेदों में जो बातें जो बोली गई, बताई गई, तो लोगों ने उसको क्या किया, अपनी लैंग्वेज में। जिस ऋषि ने वेद पढ़ा तो उसको अपनी लैंग्वेज में उसको लिखा, मतलब कुछ ऐड कर दी, जैसे समाज के तौर पे। अब मैं तुम्हें कई बार लिंक करके देती हूँ ना भाई ऐसे चीजें अब होती है, तो वैसे उन्होंने लिंक करके जो है लिखा, तो उनको हमने नाम दिया उपनिषद आगे, वेदांग आगे, जो है आरण्यक आगे, ब्राह्मण आगे। ये चीजें बाद में जो है उन ऋषियों के द्वारा लिखी गई थी। क्लियर? तो तुम्हें वहां कंफ्यूजिंग नहीं होंगी, और वो सारे हम एक लास्ट एक चार्ट में मैं तुम्हें लिखा दूंगी, ठीक है। उससे पहले जो इनके बाद बारे में कॉमन बातें हैं वो हम लिखेंगे। तो लिखो मेरे बच्चों, ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। पूछे तो कौन सा है मेरे बच्चों? ऋग्वेद है। तुमसे पूछे भी सबसे पुराना वेद कौन सा है, पुराना वेद की बात करें तो कौन सा है मेरे बच्चों? ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। क्लियर मेरे बच्चों? और ऋग्वेद में जो किसका जिक्र मिलता है मेरे बच्चों, ऋग्वेद में बात करें तो किसका जिक्र मिलता है? गायत्री मंत्र का। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। गायत्री मंत्र का जिक्र मिलता है, वो कौन से वेद में मिलता है मेरे बच्चों? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। क्लियर? उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चों भी इसमें जो मंडल है, अब हम बात कर लेते हैं भी इसमें मंडल कितने हैं। तो इसमें मंडल की बात करें, इसमें 10 मंडल है मेरे बच्चों। क्या है? इसमें 10 मंडल है। और जो सूक्त कितने हैं मेरे बच्चों? सूक्त की बात करें, श्लोक जो वगैरह है वो 1000 है। मंत्र जो है ये मेरे बच्चों 1028 है मेरे बच्चों। कितने हैं? 1028 है। श्लोक वगैरह की बात कर ले मेरे बच्चों तो इसमें कितने हैं? 10,000 कुछ है, 580 मेरे बच्चों। क्या है मेरे बच्चों? 500, ये 10,580 मंत्र है। लिख लो तुम, सारे बताऊंगी। ये 10,580 है। अब बताओ, लिख लो तुम, मैं बता दूंगी। मैंने कहा तुम लिखते जाओ, मैं बता दूंगी, हर चीज बता दूंगी। लिखिए मेरे बच्चों। अब सुन, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। सूक्त कितने हैं? 1028 है। परंतु इसका एक फैक्ट है, कितने अभी बताओ? बाकी जो है सूक्त कितने लिखाए थे? 1017। इसका एक फैक्ट है मेरे बच्चों, कहीं तुम्हें 1017 भी लिखा मिलेगा, इसके पीछे लिख लो, ये फैक्ट है। लगभग 1028 ही पूछा जाता है, परंतु तुम्हें 1028 ना ऑप्शन में दिया हो तो 1017 पे चले जाना, ठीक है। कई चीजें फैक्ट की होती है मेरे बच्चों। मैंने कहा भी लिखा है एक दूसरे को देख के, वास्तव में हम वेद देख ही नहीं पाए अभी तक। जो वेद मिले थे वो हम उनको प्रतिलिपियों को हमने देखा नहीं, किसी ने बना दिया, बता दिया, बुक से बुक पढ़ते आए, वैसे ही हम कंसेप्ट पढ़ाने लगे। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, पूरे प्रॉपर कहे 1028 है, परंतु ऑप्शन में तुम्हें 28 मिले ना देखने को तो 1017 पे चले जाना। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद तुम कह रहे हो मेरे बच्चों सुनो, सारा भाग किसका है? ऋग्वेद का।
किसका? ऋग्वेद का। जहां मंडल लिखे तो वहां मंत्रों का जिक्र किया गया था, परंतु इनको अलग अलग पार्टों में बांट दिया गया। भी ये मंत्र जो है नॉर्मल मंत्र होते हैं, जैसे तुम हवन वगैरह कराते हो तो वो मंत्र बोलते हैं, तो ये नॉर्मल मंत्र थे। ये सूक्त जो थे वो बहुत बड़े गद्याय के रूप में मिले, उनमें उनकी संख्या इतनी मिली। और जो मंडल थे उन मंडलों में जिक्र किए गए, जिनके मेन मंडल पढ़ेंगे। पहले इसमें 8 मंडल थे। कितने मंडल थे? 8 थे। 2 बाद में प्लस किए गए। कौन कौन से प्लस बाद में किए गए? एक पहला और एक कौन सा किया गया था? 10वां किया गया था। कौन सा किया गया था? एक पहला और 10वां मंडल जो है बाद में जोड़े गए। इसमें अब तुम यह कहोगे मैडम पहला कैसे जोड़ दिया? अरे तो वो पहला लगा दिया, ऊपर लगा दिया तो वो पहला हो गया। अरे जो मंडल लिखे थे उसमें पहला लगा दिया तो वो पहला हो गया, ऊपर लिख दिया। तो जो है पहले जो मंडल थे वो कितने थे? उनकी संख्या 8 थी और बाद में इनकी संख्या कितनी होगी थी? 10 होगी थी। परंतु हमें मेन करना है। अब तुम बताओ जो है कौन कौन से मेन मंडल पढ़ेंगे? इसमें हम तीसरा मंडल पढ़ेंगे, तीसरा, 7वां, 9वां और 10वां। मेरे बच्चों जो है इसके 4 मंडल जो है मेन है, उसमें तीसरा, 7वां, 9वां और 10वां मंडल। ये मंडल इनके बारे में पढ़ेंगे, लिख लो, ये लिख लो। तो इनके बारे में बताऊंगी, इनमें किन किन का जिक्र है किया गया है तुमसे। सारे नहीं पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन उठाता है। तीसरे मंडल में किसका जिक्र है? हाँ जी। और 7वें में दशरथ युद्ध का है, और 9वें में सोम का जिक्र है, और 10वें में मेरे बच्चों वर्ण का जिक्र है। किसका है? वर्ण का जिक्र है। चलो अब हम लिखेंगे। जो इसमें जो है ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है मुश्किल। भी गायत्री मंत्र हमने ऊपर किया, भी गायत्री मंत्र पूछ लेता भी किस वेद से लिया गया? किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से। और परंतु पूछे किस मंडल से लिया गया गायत्री मंत्र है, तो तीसरे मंडल से लिया गया। गायत्री मंत्र जो है मेरे बच्चों किस मंडल से लिया गया? तीसरे मंडल। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। सीधा भी पूछा गया भी गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया, तो ऋग्वेद से। और मंडल पूछे तो किस मंडल से लिया गया? तीसरे मंडल से लिया गया है। क्लियर है मेरे बच्चों? उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चों, सबसे बड़ा जो है बात बोली गई है वो इस मंडल में बोली गई है। 7वां मंडल है जिसमें किस युद्ध का जिक्र है? दशरथ युद्ध में बच्चों, दशरथ युद्ध का जिक्र है। दशरथ युद्ध का जिक्र है। 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। अब थोड़ी सी इसकी एक छोटी सी कहानी है, वो सुन लो, उससे तुम्हारा ये क्लियर है हो जाएगा। इसमें जो एक राजा थे वो सूरदास नाम के एक राजा थे। इसमें जो है इस युद्ध पूरे की कहानी सुने तो इसमें भरतवंश के जिसको भरत भी बोलते हैं, सूरदास नाम के क्या थे? राजा थे। इस सुनो, अब इस राजा के ना जो है राजा क्या रखता था? एक अपना ब्राह्मण पुरोहित रखता था। राजा क्या रखता था? अपना एक पुरोहित रखता था जो इनके मान लो इनको गाइडलाइंस दे भी, मतलब हर बारे में जानकारी दे। तो इन्होंने एक इसका जो पहला जो पुरोहित था वो विश्वामित्र था। कौन था मेरे बच्चों? विश्वामित्र था। विश्वामित्र था। विश्वामित्र था। परंतु इसके साथ इसकी बनी नहीं, अनबन होगी। तुम्हें ये कहानी में देखना है, तुम्हें वो कोई लिखने से वो नहीं है, एग्जाम नहीं पूछेगा। परंतु 10 राजाओं का युद्ध क्या था वो बता रही हूं। तो इन्होंने अपना क्या बदल लिया? पुरोहित बदल लिया। अपना पुरोहित बदल के इसने वशिष्ठ को बना लिया। किसको बना लिया? विशिष्ट जो है एक पुरोहित था, उसको अपना क्या बना लिया? पुरोहित बना लिया था। तो अब विश्वामित्र तो जो थे मेरे बच्चों वो क्या हो गए? नाराज हो गए। विश्वामित्र क्या हो गए? नाराज हो गए। उन्होंने 10 राजाओं को इकट्ठा किया और जो है इनके साथ क्या किया? सूरदास के साथ युद्ध किया। और उस युद्ध का 10 राजाओं का जो युद्ध है सूरदास के साथ हुआ, उस युद्ध का जिक्र मिलता है वो किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में। तुमसे क्वेश्चन यही पूछेगा भी दशरथ युद्ध जो है 10 राजाओं का जो युद्ध है वो किस में वर्णन है? 10 राजाओं का जिक्र का जो युद्ध हुआ था वो किस में हुआ था? कौन से मंडल में जिक्र किया गया? तो 7वें मंडल में जिक्र किया गया है। क्लियर है? हमें कोई राजा से मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये पता है भी जो दशरथ है युद्ध है वो किस में हुआ है? 7वें मंडल में हुआ है। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अरे क्लियर? और ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था मेरे बच्चों? पुरूषणी नदी के किनारे। कौन सी नदी? पुरूषणी नदी। पुरूषणी नदी के किनारे।
अब तुम्हें ये नहीं बताऊंगी पुरुषनी नदी को अब वर्तमान में क्या कहते हैं, ये सारी नदियां लिखेंगे तब तुम्हें पता चलेगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था, पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। उसके बाद आता है मेरे बच्चों नौमा मंडल। नौमा मंडल में किसका जिक्र है मेरे बच्चों, सोम। सोम देवता है, वही तुम सोमवार को किसकी पूजा करते हो भी, शिव की। किसकी, शिव की। उसका जिक्र किया गया है। सोम, सीधा क्वेश्चन अभी तक यह पूछा गया है भी सोम का जो जिक्र किया गया है वो किस मंडल में जिक्र किया गया है, तो नौवें मंडल में जिक्र किया गया है। सोम से इससे मेरे बच्चों जो है मतलब ये बोलो रही सोमरस का। किसका, सोमरस का। सोमरस जो है मेरे बच्चों क्या होता है, एक नशीला पदार्थ होता है, मतलब उसमें आनंदित फील करते हैं। जैसे अगर बात करें मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें एक दिन शायद पहले भी हमारी हुई थी, हम जो है शराब की बात हुई थी, जैसे जो की बात आई तो मैंने कहा भी जो है बियर वगैरह है ये जो से बनती है, तो उस दिन हम काफ़ी मैं बोल गई थी, आज हम इतना नहीं बोलेंगे। तो उसके बाद मेरे बच्चों तो नशा तो पहले भी करते थे। जैसे तुम देखते हो भी सावन का महीना होता है, हरिद्वार जो लोग जो क्या लाने जाते हैं, कावड़ लाने जाते हैं, तो नए नए युवा होते हैं, जोश होता है। किसी को तो ये पता नहीं कावड़ लेके किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको तो बस मंडली दिखी, साथ में वो डीजे, वो उसमें बम बम, मतलब पूरा वो है। मेरे को तो गाने भी नहीं आते तो मैं बोल के कैसे बताऊं, बोले बम के तो इतने जयकारे, इतने, तो बच्चों का उत्साहित बढ़ जाता है, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। युवा जो होता है ना उसको कोई मतलब नहीं है किस थिंग से लेके आ रहे हैं भाई। कोई कहते शादी हो जाए, कोई कहते जॉब लग जाए, कोई कहते हमें मतलब जो है कोई पीड़ा हो भी, ये मेरा कष्ट नष्ट हो जाए, मतलब उनको, कई युवाओं को तो वो भी नहीं पता है, बस सिर्फ है वो बम सुनाई देती है और वो भांग धतूरे उन्हें बस पता ही नहीं चलने देते भी। वो 5-6 दिन जब तक आए, बाद में पता चलता है भी तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो कई तो एक ही कावड़ ला के भूल जाते हैं भी हम नहीं जाएंगे, और कई है भी उनको पता ही नहीं है। तो वो नशा जो है मेरे बच्चों ये धतूरा पान का है। कई बच्चे बोलेंगे मैडम कई तो नहीं करते मैडम, तो वो अलग बात है, नहीं करते, करते हैं। मेरे को तुम्हें ये नहीं बताना भी करते हैं, तुम इतने समझदार हो, करोगे भाई तुम्हारी जिंदगी खो दोगे, नहीं करोगे तो जी लोगे। तो मेरे बच्चों जो है ये नशा, तो कहते हैं भी शिव भगवान ने, आपने देखा होगा पार्वती से शादी करते हैं तो पार्वती ने, शिव भगवान ने कहा क्या करेगी मेरे साथ जाके। तो आप जैसे गाने वगैरह मैं सुन लेती हूँ तो उसमें ये आता है भी भांग धतूरे का काम है मेरा, और वो तुम घोटते और पीसते रही हो। तो वो गोटा कुंडी से लगी रहती है भी पूरे दिन शिव के लिए भांग रगड़ने के लिए। और हम क्या करते हैं, आज की जनरेशन थोड़ा सा अगर कोई इंजॉय फील कर ले ना, शराब पी ले, तो ये कहेंगे उसके उनके तो शराब पीते हैं। तो मेरे बच्चों आनंद हर जगह था, भगवान ने भी तो आनंद लिए हैं। तुम जहां राजा महाराजा, एक वो एक परलोक की बात है। तो इसके बगैर, जैसे तुम अभी देखा तुमने ये सुना, अब जो क्या हुआ रे, ब्लास्टर हुआ दिल्ली वाला, तो उसमें आपने किसी ने न्यूज पढ़ी हो ध्यान से? सारी नहीं पढ़ी मैडम, बस इतना देखा दिल्ली के और लाल किले के आगे धमाका हुआ है, ये सुना है हमने। उस धमाके में जो अमर नाम का एक मुस्लिम था, वो टीचर है, लेक्चरर है, यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है, मेडिकल जो है यूनिवर्सिटी उनका, और जम्मू से वो बिलोंग करते हैं। तो मेरे बच्चों उन्होंने क्या कहा भी, जो वो कहता है भी उन्होंने क्या लिंक किया है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान वालों ने पैसे दिए उस चीज के, क्या दिए, पैसे दिए उसको भी, तेरे को क्या करना है, धमाका करना है, नुकसान देना है। तो उन धमाके के लिए उसे पैसे मिले, और वो पैसे मिले मेरे बच्चों, वो पता नहीं है, उनसे अनगिनी रकम दी गई है, और उस एक बार पैसे लेते हैं तब हमें नहीं लगता, तब तो हमें लगता है भी हम कर ही देंगे। और जब वो टाइम आता है ना भी धमाका, उस धमाके में उसका पता चला, चलो जान तो और भी गई है, वो बच गया, उसके चिथड़े उड़ गए थे। सोचो मेरे बच्चों, वो 10 दिन तक उन्होंने अपनी एक जो है टाइटल छोड़ के गया है, 10 दिन वो अपने बंद रूम में रहा था, एक रूम में, वहीं खाना पीना, वहीं सब कुछ करना। इसका माइंड इतना वो हो गया था, तब जाके उन्होंने मतलब वो बेहोशी के हालात में वहां जाके, आप सपोज करो आपको बिठा दिया जाए और कह दें यहाँ बम है, अभी कह दे छिपकली आ जाए इधर लड़कियों की तरफ, तो
तब भी नहीं रहा जाता, तो मेरे बच्चों उसके बड़ा षड्यंत्र होता है और बहुत गलत बात थी भी। एक जो है टीचर जो है ऐसी सिचुएशन कर सकते हैं तो टीचरों पे बिलीव कौन करेगा, वो अलग बात थी भी, वो मुस्लिम थी। तो उस यूनिवर्सिटी वो 73 किलो में है मेरे बच्चों, जो यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की वो 73 किलो में है, 73 एकड़ में बसी है, वो फैली हुई है। तो सोचो उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है तो उनको कितना लॉस हुआ वो पता थोड़ी चलता है। मैं तुम्हारे सामने पता थोड़ी चलता तुम्हें मैं कैसी हूं, नहीं चलता ना। तो मेरे बच्चों विश्वास, अब पता नहीं भी क्या रीजन रहा, चलो वो तो हो रही है, तो आगे ध्यान रखना मेरे बच्चों। तो ये हम सोमरस की बात कर रहे थे, तो सोमरस का तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, वो नहीं पूछेगा। तो सोमरस जो है मेरे बच्चों, इसका कौन से मंडल में जिक्र है, 9वें मंडल में जिक्र है। तो ये नशा वगैरह तो बहुत पहले के टाइम के हैं, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। और बाकी देखो मेरे बच्चों 10वां मंडल जो करते हैं, 10वां मंडल, इसमें मेरे बच्चों 4 वर्णों का जिक्र किया गया। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूं, लिख लो 4 वर्णों का जिक्र, 4 है वर्णों का। वर्ण जो है मेरे बच्चों, वर्ण तुम्हें वर्णों जो है 4 वर्ण, चलो लिख लो, मैं ये बता देती हूं। जैसे अब जो हम पढ़ते हैं भी, ये जाट है, ये ऐसी कैटेगरी से है, ये बीसी से है, और जो है हम जन्म ले लेते हैं, जैसे जाटों के घर कोई जन्म ले गया तो वो जाट कहलाया, और जो है एसी बीसी के घर जन्म ले गया तो वो एसी बीसी कहलाया। तो मतलब ये जो है क्या था, ये जो अभी जाति के आधार पर चला है। इससे पहले क्या थे, वर्ण थे। वर्ण क्या, कर्म थे, इसको क्या बोल सकते हो, कर्म मेरे बच्चों, कर्म के आधार पर। पहले जो ये जातियां होती थी भी, लोग बांटे जाते थे, वो कर्म के आधार पर मेरे बच्चों। ये 4 जो कर्म दिए गए हैं मेरे बच्चों, वो इसमें दिए गए हैं, किसमें, 10वें मंडल में। किसमें, 10वें मंडल में। इसमें इन 4 कर्मों का भी, जैसे अगर मान लो मेरे को टीचिंग लाइन पसंद है, मेरे को टीचिंग लाइन पसंद है, तो मेरे को थोड़ा सा बड़ा ओहदा दे दिया, चाहे मैं किसी कैटेगरी से, मतलब कहीं वो पहले था ही नहीं। उसके बाद किसी को मतलब गांव की सफाई करना पसंद है, और किसी को लड़ना पसंद है, किसी को जिसकी बॉडी अच्छी हष्ट पुष्ट हो, तो उसको मतलब हष्ट पुष्ट बॉडी होती है तो पहले ही कह देते हैं ना भी ये तो एक हाथ से ही कर देगा इधर उधर। तो वो अलग अलग जैसे सिचुएशन थी, जैसे हमने काम किया, तो उस कर्म के आधार पर ही हमें क्या बांटा गया, बांट दिया गया। तो उसमें जो है आपसे क्वेश्चन आता है भी, एक तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण मुख से बोला जाता है भी, जो सुविचार अपने पेश करते थे तो उनको ब्राह्मण कहा गया। जो लोगों को गुमराह करते थे, लोगों को क्या करते थे, घुमा देते थे, उनको क्या बोला, ब्राह्मण बोला। तुम्हें याद करना है, घुमा देते ना। अरे कितने लोग हैं जो ब्राह्मणों पे बिलीव करते हैं, सारे करते हो, करते तो है मैडम, पर ज्यादा गोरते नहीं है। बुलाते तो है मुहूर्त के लिए, बुलाते हैं ना, नींव भी रखते हैं, मुहूर्त भी करते हैं, घर में हवन वगैरह भी करवाते हैं। ब्राह्मण के बगैर क्या है, जन्म होते ही ब्राह्मण आता है, शादी होती है ब्राह्मण आता है, जब इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी ब्राह्मण आता है, पीछा ही वो ही छुटवाता है हमारा इस दुनिया से, है ना। तो जो मुख से जो विचार उन्होंने प्रकट किए, उसको मुख से जो उत्पत्ति हुई वो ब्राह्मणों की हुई, ठीक है। क्षत्रिय जिनकी बुझाएं, तो उनको क्षत्रिय नाम बोला गया। जो हष्ट पुष्ट लोग थे उनको क्या बोला गया, क्षेत्रीय बोला गया। जांग से जिक्र आए तो उनको वैश्य बोला गया, जांग से जिक्र करें तो उनको क्या बोला गया, वैश्य लोग कहा गया। और जो है अगर पैर का जिक्र आए तो उसे शूद्र कहा गया, पैर का जिक्र आए तो उसे क्या कहा गया, शूद्र कहा गया। तो ये 4 वर्ण है मेरे बच्चों, लिख लो, इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन है पूछा जाता है, लिखो। 10वें मंडल में इन वर्णों और कर्मों का जिक्र मिलते, कर्म के आधार पे थे। मुख से ब्राह्मण आए, ब्राह्मण आए, और जो है ये किनका जिक्र करें, बुझाओं का, क्षेत्रीय थे मेरे बच्चों। जांग का जिक्र करें, वैश्य थे। और जो है पैरों का जिक्र करें, शूद्र थे, शूद्र थे। शूद्रों को जो है मतलब सफाई वाले जो हो गए उनको उस कैटेगरी में रखा, जो मतलब जूता वगैरह सिलते हैं उनको उनमें शूद्रों में रखा, उन्होंने काम किया है।
सबसे उच्च माने गए वो ब्राह्मण माने गए और सबसे निम्न माने गए वो शूद्र माने गए। तो इससे तुम कॉमन सेंस से क्वेश्चन निकाल देना, ठीक है। तुमसे पूछ ले भी वर्णों में सबसे उच्च वर्ण कौन सा था, तो ब्राह्मण थे, और सबसे निम्न जो वर्ण था वो कौन सा था, शूद्र थे। क्लियर है? इनका ये रिलेट करके तुमसे पूछ लेता है, और तुम्हें अपने पे ऐसे फोकस करके ऐसे तुम्हें करना है, जैसे मैंने तुम्हें बताया भी इस तरीके से ये नाम है दिए गए थे, तो वर्णों के आधार पर इनको नाम दिया गया। ये क्रम जो है उत्तर वैदिक काल के बाद जो है मेरे बच्चों ये धीरे धीरे चलेगा। उत्तर वैदिक काल में जो ये हो जाएगा, अब ये लोग आगे ब्राह्मण के घर आगे क्या उत्तर वैदिक काल में क्या कर देगा, ब्राह्मण के घर जन्मा वो ब्राह्मण कहलाएगा, वैश्य के घर जन्मा वो वैश्य कहलाएगा। परंतु यहां तक क्या है ऋग्वेद में, यहां तक है ब्राह्मण के घर जन्मता है, अगर वो सफाई का काम करने लग गया तो उसको शूद्र माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा, शूद्र माना जाएगा। और शूद्र के जन्म गया और जो अच्छी भविष्यवाणी कर लेता है, अच्छा कुछ विचार रख देता है, तो उसको ब्राह्मण भी कह दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको एक कंटिन्यू नहीं चला, वो कहीं भी जा सकते थे काम के आधार पर। जो उन्होंने हष्ट पुष्ट जन्म ले गया तो वो क्षेत्रीय कहला गया, ठीक है। अरे समझ में आया, पीछे भी समझ में आया। तो ये थे मेरे बच्चों, और ये धीरे धीरे जो उत्तर वैदिक काल में मैं तुम्हें ये बोल दूंगी भी जो है ये क्या था, ये जाति में बदल जाएगा भी ब्राह्मण ब्राह्मण हो गए, पुरोहित हो गए, और जो है वैसे वैसे कहला गए, ठीक है। क्लियर? वैसे वो होते हैं मेरे बच्चों व्यापारी वगैरह होते हैं, ध्यान रखना, तुम कहीं और नेगेटिविटी में चले जाओ, ठीक है। चलो क्लियर, ये 10 मंडल थे मेरे बच्चों, क्लियर। और इसमें जो है सबसे कितने वेद थे, 4 वेद थे। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, कितने मंडल है, कितने सूक्त, 1028, और कितने जो है मंत्र है, 10,580 में बच्चों, क्लियर। तीसरे मंडल में किसका जिक्र है, गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र जो है मेरे बच्चों कौन कौन पढ़ता है सुबह उठ के, बस प्रेयर नहीं पढ़ते मैडम, प्रेयर होती थी तब भी पढ़ते थे, वो बड़ा पीछे छूटा है, आंख बंद कर करके वो चक्कर आने लग जाते थे। मेरी गुड़िया भी कहती है अभी, मैडम मम्मा जब इतनी लंबी प्रेयर थोड़ी होती है, तो मैं कहती तू आंख खोल लिया कर बीच में थोड़ा रेस्ट। कई बच्चे ना बहुत जल्द मान लो बंद करके रखते हैं, कई खोल लेते हैं, कईयों को टीचरों का भय बहुत होता है भी टीचर पीछे से ना लगा दे तो मतलब ये थोड़ा है मेरे बच्चों। और एक जो है गायत्री मंत्र की बहुत अच्छी बात है, और ये किसको समर्पण है मेरे बच्चों, गायत्री मंत्र सूर्य देवता को। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, देख लो। सूर्य, अगर गायत्री मंत्र पूछे भी किस देवता को जो है ये अर्पित करता है, तो सूर्य देवता को। किसको मेरे बच्चों, सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पण है, सूर्य देवता को, क्लियर। और गायत्री मंत्र तुम जब भी सफर कर रहे हो, तुम्हें कुछ ऐसा लगे, कुछ अच्छा फील ना हो, तो गायत्री मंत्र का जाप कर लिया करो, तुम्हें अच्छी फीलिंग आएगी। फीलिंग तो मैडम गानों से आती है, यहाँ से कहाँ से आती है, तुम समझे नहीं मैडम हमें। चलो कर लिया मेरे बच्चों। इसके बाद जो है मेरे बच्चों एक लिखो, चलो सभी का बात कर लेते हैं। हाँ आगे आ जाओ, उन वेदों में और आ जाओ। तो ये ध्यान रखना, ऋग्वेद कौन से में आ गया था, पूर्व वैदिक काल में आ गया था। उसके बाद जो है 3 वेद आए। यजुर्वेद है, इसका जो संबंध है मेरे बच्चों सुन लो, अरे सुन लो। यजुर्वेद का संबंध है वो गद्य और पद्य से है मेरे बच्चों, गद्य और पद्य से है। एग्जाम में बहुत बार आता है यजुर्वेद का संबंध किससे है, गद्य और पद्य से है। सामवेद का जिक्र करें तो मेरे बच्चों संगीत से, सामवेद का जिक्र करें तो किससे है, संगीत में, जिसमें 7 स्वर जो मेरे बच्चों 7 स्वर है, जो सारे गामा तुम पढ़ते हो, ये सारे 7 स्वर है मेरे बच्चों, सारे गामा पा दा नी सा, ऐसे 7 स्वर होते हैं, वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ था। और इसका जो है ये 7 स्वर है मेरे बच्चों, ये जब तुम हरियाणा जीके में पढ़ोगे, तुम्हें सिंधु सभ्यता हरियाणा जीके में पढ़ाएंगे, तो सर बताएंगे तुम्हें इधर हमारे ये अगरुआ से जो है इंटे मिली है, उसमें ये 7 स्वर मिले हैं। तब ये बताया जाएगा भी हमारे भारत में जो है संगीत की उत्पत्ति जो कब हो गई थी, वो 9वीं सदी की बताई जाएगी। और उससे पहले करें तो दूसरी शताब्दी में भी तो संगीत आ गया था। ये बातें तुम्हें हरियाणा जीके में सर बताएगा, क्लियर। अरे क्लियर। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चों अर्थोवेद का, तो जादू टोनों का जिक्र है वो किसमें है मेरे बच्चों, जादू टोनों का जिक्र है वो किसमें है, अर्थोवेद में। और ये जादू टोने इधर वेस्ट बंगाल अगर तुम जाओ तो इधर जो है नेपाल, इधर ये आसपास जो है वेस्ट बंगाल की तरफ तुम्हें बहुत देखने को मिलेंगे।
ये बंगोली बाबा आते ना एड, बंगोली बाबा, कभी चक्कर में मत आ जाना तुम, नहीं तो तुम्हें बंगोली बाबा घुमा देगा बंगाल तक और तुम्हें समझ में नहीं आया हम कहाँ चले गए। तुम एड देखते हो इधर, बंगोली बाबा ये कर देगा ये कर देगा, कुछ नहीं करेगा बंगोली बाबा। कहीं तुम्हें ये नौकरी के चक्कर में चले जाओ तुम भी, बंगोली बाबा से मिलिए नौकरी पाइए, 1 महीने में हो भी नहीं भरे, नौकरी कहाँ से मिलेगी? अरे 1 महीने में नौकरी मिल जाती है, मिल जाती है? नहीं मिलती, कोई प्रोसेस नहीं है, और बंगोली बाबा नौकरी दिला देते हैं। और ये बच्चे मेरे अच्छे, मतलब जो ये नहीं है भी जादू टोने नहीं होते, होते हैं। इसका थोड़ा सा 2 मिनट में बोलना चाहूंगी। जादू टोने जो है, तुमने टोने तो सुने ही हैं, जहां चौराहा होता है टोने तो मिल ही जाते हैं तुम्हें। जादू तो भी जैसे तुम कई बार सुना हो तुमने, चौकियां छोड़ते हैं, मैंने तो देखी नहीं हुई, चौकियां छोड़ते हैं। ये जो है भाई जादू टोना करने वाले बताते हैं, तो ये क्या प्रोसेस होता है, सच में होता है मेरे बच्चों ये प्रोसेस होता है मेरे बच्चों। तुम मान लो कोई भी जिस देवता की तुम घर में पूजा करते हो उसकी भक्ति भावना करने लग जाओ, डेली रूटीन में सुबह शाम आरती, पूरे 24 घंटे उसमें लीन रहो, तो तुम्हें थोड़े से 1 महीने 2 महीने के बाद में थोड़ी सी ना एक्टिविटी तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगी, वो आने लग जाएगी, और तुम जो भी चीज करोगे ना वो तुम्हें फायदेमंद देगी। तुमने किसी को ना, अगर मान लो हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तुम कंटिन्यू पढ़ रहे हो और किसी का धागा मान दिया और ये कह दिया मन में पढ़ते पढ़ते भी इसका ये कुछ से ठीक हो जाए सर दर्द, और वो ठीक हो गया और हो भी जाता है, ये सत्य है, हो भी जाता है। और वो फिर बाद में क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है, भी फलाने की भगत है, और वो एक धागा मानता है, सिर दर्द ठीक हो जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया तुम्हें। तो ये वो नॉर्मल तुम भगत सुनते हो तो वो ऐसे भगत होते हैं, वो थोड़ी बहुत भक्ति भावना में चले जाते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत आ जाता है, और एक आधे के जो क्या हो जाते हैं, काम कर जाते हैं, असर कर जाते हैं, वो आगे एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, और वो धीरे धीरे सर्कल बढ़ता जाता है। कई तो उसे अच्छे तरीके से ले लेते हैं, और मेरे बच्चों कई उसे पैसे के साथ जोड़ देते हैं, और वो एक धंधा बन जाता है। तो इससे दूर रहना है तुम्हें, और वास्तव में होते हैं, ये मैं नहीं कह सकती भी नहीं होते, सब कुछ होता है, परंतु हमारे घर में कहा है भी हमारी क्या होनी चाहिए, हमारा गण मजबूत है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर वो भी हल्का है तो छोटा सा भी काम से हमारा काम तमाम हो सकता है। तो ये चीजें चलती है और वास्तव में होती है, भूत सब कुछ होता है दुनिया में, सब कुछ है, परंतु वो एक प्रोसेस होता है। और डरना मत भाई किसी को, मैडम ने तो भूत का जिक्र कर दिया, अब ये भूत जो है आगे हम पढ़ेंगे, यज्ञ पढ़ेंगे तो उसमें भूत यज्ञ का जिक्र करेंगे, तब मैं उसका भूत का जिक्र करूंगी, और भूत भी होते हैं। चलो मेरे बच्चों यहां तक हो गया, तो है अब सुनो, अब मेरे बच्चों तुम्हें ये कहे भी जो है वैदिक काल कैसा था, वो कृषि भी होती थी और वहां पशु भी पालते थे, और जो है और उनके जो, अगर तुम्हें बात करें भी उत्तर वैदिक काल कैसे आया, उत्तर वैदिक काल है कैसे आया, तो मेरे बच्चों लोहे की खोज जो है वैदिक काल में होगी थी। लोहे की खोज है किसमें होगी थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लोहे की खोज में बच्चों, तो ये जो है 10,000 BC तक के आसपास है, होगी थी। तो उसी से उसे एक लोहा युग जो है नाम दिया गया, और उसको उत्तर वैदिक काल का नाम दे दिया गया। जो है लोहे की खोज वो है 1000 BC के आसपास हुई, और इसको फिर उसके बाद जो है वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल का नाम दे दिया गया था। उत्तर वैदिक काल का नाम दे दिया गया था, ये 1000 के आसपास लोहे की खोज है हो गई थी, तब इसको वैदिक काल से हटा दिया गया, भी एक अलग से युग बन गया। तो मैंने तुम्हें बताया था किस जो इतिहासकार ने कहा था भी 3 युग जो है, ताम्र युग, कांस्य युग और लोहा युग, किसने कहा था बताओ, मैंने तुम्हें लिखाया इतिहास का, अरे लिखाया ही नहीं लिखाया, लिखाया है। सुनो, प्रयाग ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ा वो ताम्र युग था, तांबों का युग था, उनको तांबे की जानकारी थी, किसमें, प्रयाग ऐतिहासिक काल में, पाषाण काल में तांबे, और हाँ,
उसके बाद जो है मेरे बच्चों सेकंड हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता। वहां लोग कांसे के बारे में जान गए थे। कहां जान गए थे? कांसे के बारे में। तांबे में अगर हम 3 प्लस कर देते हैं तो कांसा बन जाता है, तो कांसे की जानकारी उनको हो गई थी। कांसे से अगर वैदिक सभ्यता में, जैसे हम वैदिक सभ्यता पढ़े तो उत्तर वैदिक काल के शुरुआत में किसकी खोज होगी थी? लोहे की खोज होगी थी। तो ये तीनों जो है प्रयाग, आदि और ऐतिहासिक पढ़ते हैं तो इनको हम बोलते हैं ताम्र युग, कांस्य युग और लोहा युग। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, इनको हमें तांबा युग, कांस्य युग और लोहा युग भी बोलते हैं। और ये जो है जॉन है लुबाक ने कहा था। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? चलो, और जो है इसमें जो है मेरे बच्चों इनका जो राजनीतिक पूछे सुन लो, ये जो है कॉमन सेंस के तुम पढ़ लेना, कोई भी चीजें पढ़ोगी तो तुम्हें मिल जाएगा। राजनीतिक पूछे तो इनका जो है पशु वगैरह जो है आर्थिक स्थिति थी, वो पशु वगैरह पालते थे, कृषि वगैरह करते थे, और जो है ये व्यापारी थे, मतलब जो है पशुओं का जो है भी बेचने तोलने का काम करते थे। परंतु इसमें एक बहुत आती है भी, जो इनके साथ व्यापार होता था वो कैसा व्यापार होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। ये लिख लेना, सिंधु सभ्यता और जो है ये वैदिक सभ्यता दोनों का ही है बच्चों। इसमें मैं ये तुम्हें भूल गई थी भी आर्थिक जो है इनकी पूछे, आर्थिक जो व्यवस्था थी इनमें जो है व्यापार होता था मेरे बच्चों, व्यापार किया जाता था, वो कैसा था? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मैं बताऊंगी तुम्हें, लिख लो। वस्तु विनिमय प्रणाली थी। क्या थी मेरे बच्चों? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। लोहा जो है ये नहीं, अब तो हम गेहूं बेच के पैसे ले आते हैं, पैसे से बाकी सामान खरीद लेते हैं। पहले क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मान लो जैसे अगर हमने भी 1 कटोरा चावल दे दिया तो वो 1 कटोरा गेहूं दे देंगे, ऐसे वैल्यू रखी जाती थी। भी हमने एक जो है भैंस दे दी, उनको बेच दी, तो वो क्या पता 2 गाय दे दे, मतलब ऐसे उनकी कोई रखा होगा, उन्होंने कंडीशन रखी होगी। तो वस्तु विनिमय होता है वस्तु के बदले वस्तु लेना में बच्चों। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु लेना में बच्चों, लिख लो। वस्तु के बदले वस्तु लेना, वस्तु के बदले नहीं लिखना, लिख लो वस्तु के बदले वस्तु लेना में बच्चों। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तु के बदले वस्तु लेना में बच्चों। क्लियर? यही सिंधु सभ्यता में थी, यही वैदिक सभ्यता में थी। क्लियर? धीरे धीरे कहते हैं भी उत्तर वैदिक काल में जैसे ही लोग चले गए तो वहां एक दास प्रथा शुरू हो गई थी, और लोग किस में आ गए थे? वो जातिवाद में आ गए थे। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में किस में आ गए थे? वो वर्ण कर्म के आधार पर किस में चले गए? वो जाति पाति में चले गए। भी ब्राह्मण के घर जन्मा अब ब्राह्मण कहलाएगा। और ऋग्वेद में क्या कहा जो है आगे, उसमें कहा कि भी वो ब्राह्मण के घर में जन्मा है और हष्ट पुष्ट है तो वो किस में चले जाएगा? क्षेत्रियों में चले जाएगा। अगर वो सफाई का काम करता है, अगर मतलब छोट नीच काम करता है, जैसे झाड़ू वगैरह हो गया, चप्पल वगैरह बुनना हो गया, ये एक काम होता है मेरे बच्चों। जूते तो अरे शोरूम वाले भी तो जूते पहन बेचते हैं, हम कहते हैं ना इनके तो शोरूम है तो जूते ही। और जो जूते बनाता है नॉर्मल जो है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कुचिया वगैरह बोलते हैं जैसे, तो मेरे बच्चों उसको भी है तो वही जूते बना रहा है वो, फिर भी उनसे घृणा करते हैं। और शोरूम वालों से, इनके बड़ा है शोरूम है, सोच के देखो है तो जूते, बस थोड़ा सा फर्क है, उन्होंने शीशे वगैरह लगा दिया, अच्छी फैसिलिटी दे दी, और तो हमें उसको कहते बेच तो जूता ही रहा है। तो ये था मेरे बच्चों जो मतलब तो वो शूद्र कहलाए। और ये जो है किसके आधार पर उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो गए थे? भी ब्राह्मण के घर जन्मा वो ब्राह्मण कहलाएगा, और शूद्र के घर जन्मा शूद्र कहलाएगा। क्लियर है? चलो भाई आगे देखो। अब लिखो मेरे बच्चों, हम प्राचीन नदियों के नाम और उनके वर्तमान नाम लिख लेते हैं। ये तो आज कंप्लीट है, कर ही लेते हैं। ये जो है सारे तुम्हें लिखने, हमारा टॉपिक है मेरे बच्चों प्राचीन नदियों के आधुनिक नाम या वर्तमान नाम। प्राचीन नदियों के आधुनिक नाम या वर्तमान नाम। तो एक साइड लिख दो प्राचीन नाम और एक साइड लिख लो वर्तमान नाम। इधर हम प्राचीन नदियों के नाम लिखेंगे, प्राचीन नदियों, और एक साइड इनके जो नाम लिखेंगे प्राचीन नदियों के नाम लिखेंगे मेरे बच्चों,
और एक साइड लिखेंगे हम वर्तमान में जो है इन नदियों के नाम है, वर्तमान नाम में कुछ इन नदियों को वर्तमान में किस किस नाम से जाना जाता है, और यहां से क्वेश्चन आता है, ये लिखोगे तुम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे पहला ही लिखो, सिंधु नदी, सिंधु मेरे बच्चों फर्स्ट है, सिंधु नदी। अब आता है मेरे बच्चों, मैंने एक दिन लिखा था तो और किसी बच्चे ने बोला था सिंध कैसे लिख दिया मैडम, तो इसको सिंध भी बोलते हैं, सिंध नदी, और इसको इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, इंडस नदी। ये लिखो। किस बात की हंसी आ रही है? अभी बाहर वाली लड़ाई सुन रही हो क्या तुम? चलो लिखो, सिंधु नदी को क्या बोलते हैं? सिंध नदी भी कहते हैं और इंडस नदी भी कहते हैं, ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना है। दूसरा लिखो, सदा नीरा नदी, दूसरी लिखो मेरे बच्चों, सदा नीरा नदी। ये सदा नीरा नदी वो है जो बिहार में मैंने तुम्हें अभी बताई है, कौन सी बहती है? गंडक में बच्चों, गंडक नदी। गंडक नदी। चले गए तुम गंडकों के पास? क्योंकि मन में इमेज तो आती है ना, जिसका जिक्र करें इमेज आती है, नहीं आती? आती है। और ये लिख लो, इसी के साथ लिख लो मेरे बच्चों, तुम बाद में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। ये कहाँ बहती है ज्यादा? बिहार में, बिहार। और बिहार का जिक्र आया है तो अब तुम्हें कुछ बताना होगा, मैं बताऊंगी। और ये काफी टाइम से मैं सोच रही थी भी ये बिहार ही कब आ जाए, तो बिहार का जिक्र कर लेते हैं हम थोड़ा सा। ये तो लिख ही लेंगे, ये तो जो है मेरे बच्चों रटी रटाई चीजें हैं, वो तुम्हें लिखाई दूंगी। इसका जो है करंट का क्वेश्चन कर लो। तो वर्तमान में बिहार के सीएम बन गए भी, नीतीश कुमार बन गए। हाँ जी, सुनो लिख लो। पहले बता दो भी बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। बिहार के सीएम बने कौन से नंबर के? 10वें नंबर के सीएम। कौन बने? नीतीश। देखो भाई, आधे से ज्यादा जिंदगी तो सीएम बनने में चली गई है ना। मैं हूं, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। सही बात है, इन्होंने साबित कर दिया। और कितनी सीटों पे चुनाव हुआ? किस चीज के थे? विधानसभा के थे? किसके थे? विधानसभा के थे। विधानसभा के ही सीटों पर जो है, विधानसभा में जो बहुमत पाता है वो उसी पार्टी का क्या बनता है? सीएम बनता है। परंतु इसने बहुमत नहीं पाई थी। इन्होंने 85 के करीब 87 शायद सीटें जीती थी और 89 के करीब बीजेपी ने जीती थी। तो इन्होंने क्या है, गठबंधन की सरकार बनाई है बीजेपी और इन्होंने। और जो है सुनो, अब तुम्हें क्या करना है, विधानसभा सीटें कितनी है? 243। विधानसभा सीटें कितनी है लिख लो। अरे बातें नहीं तुम, ये बात बहुत कॉमन है, मैंने पूरा क्वेश्चन छोड़ दिया इधर है ये बात बताने के लिए। मैं कब बिहार का वेट कर रही थी भी वो बिहार आए और मैं वो बातें बताऊं। देखो विधानसभा सीटें कितनी है? 243 मेरे बच्चों, याद रखना। सबसे ज्यादा अभी तक बिहार में वोट जो गिरे गए हैं वो 67% गिरे गए, 67% है वोटिंग हुई है। बिहार में जो वोटिंग हुई है वो 67% हुई है। करंट का है मेरे बच्चों, पूछ सकता तुमसे। और सबसे युवा जो है एमएलए बनी, वो कौन बनी है? एमएलए सबसे युवा बिहार की कौन बनी? अरे उसका नाम कौन नहीं जानता? मैथिली मेरे बच्चों, मैथिली। सबसे युवा जो है एमएलए बनी है वो कौन बनी है? मैथिली बनी है, जो संगीत के लिए बहुत फेमस है मेरे बच्चों। बिहारी संगीत, छठ जो है उनके संगीत गाती है। देखो छोटी सी उम्र, 25 वर्ष की उम्र में। कितनी उम्र है इसकी? 25 वर्ष। अब 3 महीने पहले ये 25 वर्ष की हुई है। 3 महीने पहले क्या हुई है? ये 25 वर्ष की हुई है। कितना सौभाग्य, कितनी किस्मत वाली है। ये किस्मत है, ये क्या है? किस्मत है। देखो इन्होंने एक संगीत, हम कौन सोच सकता है भी एक संगीत से जाए। इसका तुमने सुना? इन्होंने कहा भी मेरे को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, मैं चाहती थी भी मैं यूपीएससी करूं। मतलब इनका था भी मैं समाज सेवा करूं। बनना तो हम भी चाहते हैं ना, यूपीएससी करना तो चाहते हैं ना।
परंतु हम किसी और लेवल से सोचते हैं, हम तो ऐसों आरामों में चले जाते हैं। इन्होंने क्या सोचा, मैं समाज सेवा करूं और किस जरिए कर सकती हूँ, तो इन्होंने यूपीएससी को चुना। यूपीएससी नहीं तो कहते हैं नॉर्मल है। फिर उन्होंने जो है एक संगीत के जरिए, जैसे इसको कौन जानता है, 25 साल की बच्ची है और कहीं नॉर्मल है, हमारे जैसे गांव में ये रहती होगी, अब तो ये दिल्ली में रहती है। तो है किसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छाई थी, तो संगीत की वजह से। किसकी वजह से आई है, संगीत की वजह से। संगीत जो है हर कोई सुनता है और तो इसको जानता है। संगीत सुन के ही, पिक्चर देख के ही लोग इनको वोट दे गए थे, और इसी वजह से ये जो है कितने साल की है, 25 साल की है और ये एमएलए बन गई मेरे बच्चों। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना भी सारा। और विधानसभा का जो मेंबर बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, अक्षय से पूछ रही, अक्षय ना या लक्ष्य? हाँ, अक्षय। विधानसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, जो है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए? अरे वो बताएगा, तुम मेरे को ही तो पता है, मैं तुमसे पूछती क्यों? अक्षय मेरे को पता था, तेरा ध्यान नहीं है। नहीं तो मैंने हर एक चीज वो बताई है। चलो इधर उधर मेरे बच्चों, लोकसभा, सेंट्रल सरकार में लोकसभा और राज्य सरकार में विधानसभा सेम होती है। जैसे लोकसभा वहां काम करती है, वैसे यहाँ विधानसभा काम करती है। तो जो अगर विधानसभा में 25 है तो लोकसभा में कितनी होगी, 25 होगी। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, 25। सीएम बनने के लिए कितनी चाहिए, 25 वर्ष। क्योंकि जो है सीएम किसका होता है, एमएलए का एक मेंबर होता है। तो इससे करके याद रखो, ऐसे तुम रट के वन लीनियर नहीं पढ़ सकते। तो मैंने कहा विधानसभा में सारे आ जाते हैं, सीएम वगैरह जितने आए वो तो है। तो मंत्री जो इनके बनते हैं, जो मंत्री बनेंगे हमारे, जो केंद्र सरकार में मंत्री बनते हैं, राज्य सरकार में मंत्री बनते हैं, तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। लोकसभा के मेंबर आएंगे, वो किन के आएंगे, लोकसभा के। जैसे विधान परिषद में गए और राज्यसभा में गए तो उम्र 30 साल होगी। कितनी होगी, 30 साल। और 35 की बात करें, 3 व्यक्तियों को पकड़ लो, बाकी सभी की। जैसे सेंट्रल सरकार में राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य सरकार में राज्यपाल होता है। तो इन दोनों की तो होगी 35 वर्ष, और उसके साथ है उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष, बाकी सभी की 25 और 30 में। पंचायत में आगे 18-21 में आ जाएगा। वोट डालेंगे 18 डालेंगे, और पंचायत में जो सरपंच बनेंगे 21 वर्ष का बनेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना मेरे बच्चों, भूलना नहीं है। चलो ये हो गया, ये लिखना तुम्हें करंट में ऐड करना है। काफी टाइम हो गया और दिमाग में आ गया तो मैंने लिखा दिया। सदा नीरा नदी कौन सी है, गंडक नदी है। आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो मेरे बच्चों, गोमल नदी जो गोमती नदी मेरे बच्चों। प्राचीन लिख रहे हैं ना इस साइड, हाँ लिख लो। तीसरे नंबर का लिखो, गोमल नदी, गोमल नदी, और उसका वर्तमान में नाम है गोमती नदी मेरे बच्चों, गोमती नदी। जल्दी जल्दी लिखो, सर आ जाएंगे। ये तो एक टॉपिक कंप्लीट कर ही लेते हैं, अगला नेक्स्ट लिखो मेरे बच्चों। कुंभा नदी, काबुल नदी। कुंभा नदी, काबुल नदी। ये काबुल नदी कहाँ बहती है मेरे बच्चों, हाँ जी अफगानिस्तान है। और जो काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी भी है। काबुल नदी, काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी भी है। काबुल जो है क्या है, अफगानिस्तान की नदी नहीं है, उनकी राजधानी एक शहर है काबुल नाम का। ठीक है मेरे बच्चों। और यह जो काबुल जो है मेरे बच्चों, अगर पूछे हम, जब मैं तुम्हें मुगल पढ़ाऊंगी तब मैं जिक्र करूंगी, पहला जो मुगल बादशाह होगा बाबर होगा, उसका बाबर का मकबरा पड़ता है वो काबुल में ही पड़ता है। क्योंकि इसके उन्होंने कहा था मेरा पैतृक जो संबंध है वहीं मेरे को दफनाया जाए, तो बाबर जिसको 2 बार दफनाया गया था, और उसको जो उसका मकबरा पड़ता है वो काबुल में पड़ता है, याद रखना। उसके बाद अगर गोमती नदी का जिक्र आता है मेरे बच्चों, गोमती नदी के जो है कौन सा शहर बसा है गोमती नदी के किनारे, लखनऊ मेरे बच्चों। लखनऊ जो शहर है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। लखनऊ जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ को क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर बोलते हैं। कौन से बैंक का हेडक्वार्टर है, सिडबी का। क्लियर है, चलो आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो। सुवास्तु नदी जो स्वात नदी मेरे बच्चों, सुवास्तु नदी जो स्वात नदी,
उसके बाद लिख, नेक्स्ट लिख, जल्दी करो। ये प्रूसणी नदी, रावी नदी, प्रूसणी नदी, रावी नदी। अब तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला? प्रूसणी नदी, इसका जिक्र करके आई हूं ना मैं पीछे, कहां करके आई हूं बताओ रे? प्रूसणी नदी जिसको क्या बोलते हैं? रावी नदी। हाँ पीछे देख लिया तुमने? अच्छा नहीं देखा तो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। प्रूसणी नदी जिसके कौन सा युद्ध हुआ मेरे बच्चों? 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, वो प्रूसणी नदी के किनारे हुआ था। और प्रूसणी नदी को कौन से बोलते हैं? रावी नदी। और रावी नदी की जो शहर बसा है, रावी नदी की जो पास पास खोजा गया वो कौन सा शहर था? हड़प्पा शहर था। कौन सा था? हड़प्पा शहर था, जो सिंधु सभ्यता में पड़ा है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखो, वितस्ता नदी मेरे बच्चों, झेलम नदी। कौन सी है? वितस्ता नदी, जो झेलम नदी है। वितस्ता नदी जो झेलम नदी, वितस्ता नदी जो झेलम नदी है मेरे बच्चों। लिखो जल्दी जल्दी लिख दो सर आगे। आस्किनी नदी जो चिनाब नदी है मेरे बच्चों। आस्किन नदी जो चिनाब नदी है। ये जो है सिंधु नदी और झेलम नदी और चिनाब नदी, इन तीनों नदियों का पानी जो है 80% कौन लेता है? पाकिस्तान लेता है। कौन लेता है? पाकिस्तान लेता है। चलो आगे लिखो, स्तुद्री नदी जो सतलुज नदी है, बिपाशा नदी जो ब्यास नदी है मेरे बच्चों। स्तुद्री नदी जो कौन सी नदी है? सतलुज नदी है। और सतलुज नदी के किनारे कौन सा बांध बना रे? बताओ रे, कल मैंने तुम्हें बताया था, कौन सा बना है? बिपाशा नदी मेरे बच्चों, जो ब्यास नदी है। अब पीछे जाओगे तुम, जो लास्ट की बच गई, एक जो लास्ट लिखो मेरे बच्चों, भाखड़ा बांध बना मेरे बच्चों, एक लास्ट की बच गई सरस्वती नदी, इसे दृश्यवती नदी भी बोलते हैं। 11 जो है सरस्वती नदी, इसको दृश्य देवती नदी भी बोलती है, देवती नदी भी बोलती है सरस्वती नदी को। और इसको घग्गर नदी कहते हैं वर्तमान, घग्गर है नदी, ये दृश्य देवती नदी है। सुन, पहले तो थी ना, सुन लिखो, ये जो बताऊं, सुन लिख लिया सभी ने? सरस्वती नदी जो सभी से पवित्र मानी गई। अब कहते हैं जैसे हम अगर बात करें, महाकुंभ हुआ था तब हमने पढ़ा था यमुना और गंगा और सरस्वती नदी तीनों का युगम है, तो वहां तुमने लगा लिया भाई सरस्वती नदी है, मान के चल। घग्गर नदी तो उसको बोला गया भी, वो तो लुप्त हो गई धीरे धीरे, और इन्होंने जो घग्गर ने रूप ले लिया, तो इसको जो वर्तमान में उन्होंने कहा है भी घग्गर नदी, पहले इसका कोई जिक्र नहीं था, बाद में ये धीरे धीरे ये नदी आ गई तो इन्होंने कहा उसकी एक बहन मानी गई, तो इसको नाम दिया गया भी घग्गर नदी है। ये जो सरस्वती नदी है ये अंदरूनी नदी है, हमें दिखाई नहीं देती, परंतु इसके कुछ साक्ष्य मिले हमारे ये इधर क्या यमुना नगर में, जो है आदि बद्रीनाथ के आसपास उसके, और वहां एक बोर्ड की स्थापना की गई है, किसकी? सरस्वती बोर्ड की, ठीक है, तो उसके आसपास है। क्लियर मेरे बच्चों? तो ये ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना भाई, सर आगे अभी काफी टाइम हो गया हमें, तो इनको बार बार पढ़ोगे तो मुश्किल नहीं है, और इसके बारे में कोई बात नहीं, तुम मैं बाद में कल बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो थैंक यू।